Generine students, we are doing a lecture series on fundamental rights, and this is the last part of this series where we are going to discuss about right to constitutional remedy, which is given in Article 32 of the Indian Constitution. तो हम लोग आज आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेमेडी। तो बहुत से लोग जानते भी होंगे आप में से कि रेमेडी का मतलब होता है उपचार, इलाज, है ना, या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन, रेमेडी। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उपचार दिए हुए हैं, रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं। तो जनरली तो जब हम बीमार पड़ते हैं तभी हमें उपचार की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमें रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन सी रेमेडीज लिखी हुई हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इस बारे में है कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, मतलब पार्ट 3 में अभी तक जो भी आपने राइट्स पढ़े हैं उनमें से कोई भी राइट अगर आपका वॉयलेट हो रहा है, कोई इन्फ्रिंज हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपके आर्टिकल 32 में प्रोवाइड की गई हैं। इट मीन्स दैट आर्टिकल 32 गिव्स यू प्रोटेक्शन, गिव्स योर फंडामेंटल राइट्स गारंटी। ये आपके फंडामेंटल राइट्स को गारंटी प्रोवाइड करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, देखते हैं कि आर्टिकल 32 में क्या चीज लिखी हुई है। सो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 में। अच्छा, केवल आर्टिकल 32 ही ऐसा नहीं है जो आपको रेमेडी प्रोवाइड करता, और भी आर्टिकल्स हैं, और भी जो एक्ट्स हैं, जो कानून बने हुए हैं, उनकी धाराओं में भी लिखा हुआ है कि आप कोर्ट में जा करके रेमेडी ले सकते हैं। आर्टिकल 32 इज स्पेशल बिकॉज इट गिव्स यू राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। यहाँ पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके। ठीक है, और क्यों जाएंगे, किस केस में जाएंगे? जब आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो। अच्छा, अगर आपका कोई दूसरा राइट, मतलब जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसे कोई सिविल राइट, कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप उसके लिए क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। उस केस में आपको जो भी प्रॉपर कोर्ट है जो उस मामले को सुनने का जुरिस्डिक्शन रखता है, उस कोर्ट में पहले जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन या मकान का कोई विवाद हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस कोर्ट में हमें जाना है। जनरली ये जो केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स आती हैं उनमें सुने जाते हैं। ठीक है, जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में चला जाएगा, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है, या अगर क्रिमिनल केसेस की बात करें तो जब हमने हायरार्की पढ़ी थी तो सेशंस जज के अलावा असिस्टेंट सेशन जज होता है, या तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं। तो इस तरीके से जो भी जिसके भी जुरिस्डिक्शन में वो केस आएगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुरिस्डिक्शन कैसे तय होता है, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, कि आपकी ज़मीन कितने लाख की है, कितने करोड़ की है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है तो कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था, कितना आपका नुकसान हुआ। तो उस पर डिपेंड करेगा कि किस कोर्ट में आपको जाना है। क्रिमिनल केसेस हैं तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी सज़ा आपको उस क्राइम के लिए दी जा सकती है। अगर कम सज़ा होती है तो निचली अदालतों में जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जाएगा। अगर डेथ पेनाल्टी तक की सज़ा है तो सेशंस कोर्ट में ही जा सकता है। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ये हम लोग आगे के आने वाले चैप्टर्स में, जब हम लोग इन कोर्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर को, तो उसमें और समझेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जनरली जब आपका कोई लीगल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए आपको निचली अदालत में जाना होता है पहले। फिर वहाँ के डिसीजन होने के बाद अगर आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे। फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपके अगेंस्ट में वो ऑर्डर आता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। लेकिन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, इसलिए इस केस में
आर्टिकल 32 आपको ये पावर देता है, ये राइट देता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाइए अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो। द एपेक्स कोर्ट इज गिवन द अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स, और जो सुप्रीम कोर्ट होगी जिसको कि हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, वो आपके केस को सुन करके आपकी रिक्वेस्ट पर कोई डायरेक्शंस या ऑर्डर्स पास कर सकता है तुरंत, ताकि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन रुक सके, या अगर हुआ है तो जिसने किया है उसको सजा मिल सके। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि वो प्रोटेक्टर और गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का। हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर और गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और उसको ये पावर, प्रोटेक्शन और गारंटी देने की किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 32 में उसको ये पावर दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग सब जानते हैं। इनका एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है, इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और उसका हृदय भी है, यानी उसका दिल और उसकी आत्मा दोनों है आर्टिकल 32। इनफैक्ट आर्टिकल 32 के बिना जो बाकी के आर्टिकल्स आपने पीछे पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, वो सारे किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि यही तो आपको पावर दे रहा है कि आप कोर्ट चले जाइए अगर आपका वायलेशन हुआ है तो। अगर आपको आर्टिकल 32 में ये पावर ही ना दी जाए कि वायलेट होने पर आप कोर्ट में चले जाइए, तो फिर आपके राइट्स का कोई मायने नहीं है। आपके राइट्स हैं, लेकिन उसको वायलेट अगर कोई कर देगा तो आपको क्या करना है, आप कहाँ जा सकते हो, आपको क्या रेमेडी मिल जाएगी, ये दिया ही नहीं हो अगर, तो फिर वो सारे राइट्स बेकार होंगे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट बनाने वाला जो राइट है वो आर्टिकल 32 का राइट है, मीन्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। टर्म रेमेडी हम लोग पढ़ समझ चुके हैं, प्रोवाइड्स द राइट टू एन इंडिविजुअल। क्या रेमेडी आप इसमें ले सकते हैं? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और जो जैसे कि बताया लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, फिर होते हुए सुप्रीम कोर्ट वाला जाने का जो लेंदियर प्रोसेसर है, जो एक लंबा प्रोसेस है, उससे आप बच सकते हो। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स को कंफर्म करेगा और उसके बाद उसको इंश्योर कराने के लिए रिट्स और ऑर्डर्स पास कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस माध्यम से आपके फंडामेंटल राइट्स को वापस दिलाएगा, आपको रेमेडी देगा जब आपका वायलेशन होगा राइट्स का, तो वो करेगा रिट्स इशू। वो रिट्स या ऑर्डर्स पास कर सकता है। तो आर्टिकल 32 में कौन कौन सी रिट्स हैं? 5 तरह की रिट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस, सेकंड इज मैंडमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्चरी, एंड लास्ट वन इज को वारंटो। ये सारे टर्म्स जो हैं ये लैटिन टर्म्स हैं, और इसलिए इनका मायने समझने बहुत ज़रूरी हैं। ये 5 रिट्स आपको एकदम याद होनी चाहिए। कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, इनका पर्पस पता होना चाहिए। हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट रिट इज हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो है एक लैटिन टर्म है, इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी, यानी किसी की बॉडी को, किसी के शरीर को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए ये ऑर्डर, ये रिट इशू की जा सकती है। यानी अगर किसी पर्सन को जबरन बिना किसी वजह के अनलॉफुल तरीके से कहीं पर बंद करके रखा गया है, हो सकता है उसको पुलिस थाने में बंद कर दिया गया हो बिना किसी कारण के, हो सकता है उसको जेल में बंद कर दिया गया हो बिना किसी कारण के, हो सकता है उसको कमरे में किसी बंद कर दिया गया हो, अनलॉफुल डिटेंशन कहलाएगा। यानी कि अगर लॉ नहीं कह रहा है कि आप उस व्यक्ति को पकड़ करके बंद कर दीजिए, और फिर भी उसको आपने पकड़ करके बंद कर दिया, तो वो अनलॉफुल डिटेंशन कहलाएगा। और इस अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हेबियस कॉर्पस की रिट की डिमांड कर सकते हैं। उसको रिट पिटीशन बोलते हैं। आप एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस का रिट इशू कर देगा, तो उस व्यक्ति को जिसको अनलॉफुली डिटेन करके रखा गया है, उसको कोर्ट के सामने हाजिर करना, ये जो अथॉरिटीज हैं उनकी मजबूरी हो जाएगी। सपोज किसी पुलिस वाले ने किसी को बिना किसी मतलब पकड़ करके थाने में बंद कर दिया है। अब उसका कोई फ्रेंड या रिलेटिव अगर कोर्ट में चला जाता है और वहाँ कहता है कि हमें हीबियस कॉर्पस की रिट दे दीजिए, क्योंकि हमारे फ्रेंड को, हमारे रिलेटिव को बिना किसी कारण के पुलिस ने पकड़ करके रखा हुआ है, तो कोर्ट अगर ऑर्डर पास कर देती है हीबियस कॉर्पस का आपकी बात सुनने के बाद, तो तुरंत उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाना ये पुलिस अथॉरिटीज़ की, रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी बन जाएगी। और फिर कोर्ट उस व्यक्ति के अरेस्ट कर के बारे में, उसके डिटेंशन के बारे में उनसे पूछताछ करेगी कि आपने क्यों इनको पकड़ कर रखा था। अगर कोई लॉफुल ग्राउंड नहीं है तो इसके लिए ऐसे अथॉरिटीज़ के खिलाफ ऑर्डर भी पास किया जा सकता है।
Through habeas corpus, Supreme Court, High Court orders one person who has arrested another person to bring the body of the latter before the court. ठीक है, तो ये तो हमने जनरल अरेस्ट की बात की, लेकिन वैसे भी अगर किसी भी पर्सन को बिना किसी कारण के डिटेन करके रखा गया है, आइदर बाय द पब्लिक अथॉरिटीज और बाय एनी इंडिविजुअल, देन यू कैन गो फॉर अ हेबियस कॉर्पस रेट. अब जो डिटेन्ड पर्सन है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो जा नहीं सकता कोर्ट में, तो उसका कोई रिलेटिव, फ्रेंड या कोई समाज सेवक जो सोशल वर्क करते हैं, ऐसे लोगों को अगर पता चल जाता है तो वो लोग जाते हैं कोर्ट में और वहां से हेबियस कॉर्पस का रिट इशू कराते हैं. द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू दिस रिट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक. जैसा कि आपको बता दिया, हेबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड. कब कब इशू नहीं की जा सकती? जब डिटेंशन लॉफुल है. भाई सच में अगर आपने कोई अपराध किया, पुलिस को पावर है लॉ के अंदर आपको पकड़ के रखने की, और उसने पकड़ लिया आपको, तो आप नहीं जा सकते हेबियस कॉर्पस के लिए, क्योंकि वो तो लॉफुल डिटेंशन हो गया ना. भाई आपने किसी को मार दिया, पीट दिया, किसी का मर्डर कर दिया और पुलिस ने आपको अरेस्ट करके और थाने में बंद कर रखा है, तो आप थोड़ी चले जाओगे हेबियस कॉर्पस के लिए. तब तो पुलिस वाला खुद ही आपको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा और बाकी की प्रोसीडिंग्स करेगा. लेकिन आप नहीं जा सकते कोर्ट में कि हमें जबरन पकड़ लिया हमारे रिलेटिव को. ठीक है, वो लॉफुल डिटेंशन है, तो कोर्ट ये चेक करने के बाद ही इशू करती है रिट हेबियस कॉर्पस की कि जो डिटेंशन है वो अनलॉफुल है या लॉफुल है. अनलॉफुल है तो तुरंत बोलेगी कि इनको छोड़ दिया जाए. When the proceeding is for contempt of legislature or a court, अगर किसी लेजिस्लेचर या कोर्ट के कंटेम्प्ट का मामला है तो उसमें आप हिबियस कॉर्पस नहीं ले सकते. डिटेंशन इज बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट. भाई किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको पकड़ लो, इनको रख लो, जुडिशियल कस्टडी में है, तो आप नहीं कर सकते. डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. अगर जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके जुरिसडिक्शन से बाहर है, तब आप ये नहीं ले सकते हैं. तो फिलहाल ये आपको बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको हेबियस कॉर्पस क्या होता है, कब इशू किया जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए. When it is issued, the writ of habeas corpus is issued if an individual is kept in jail or under a private care. जैसा कि आपको बताया, केयर तो कहने के लिए है, प्राइवेट केयर मतलब किसी ने अपने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने अपने यहाँ अपने कमरे में, घर में किसी को बंद कर दिया है, तब आप ऐसा कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकेंड रिट हमारा आता है मैंडमस. देखिए, मैंडमस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है वी कमांड. वी कमांड, वी क्या है यहाँ पर? कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर पास कर रही है ना, कोर्ट रिट इशू कर रही है. तो कोर्ट जब कोई कमांड देती है, जब कोई ऑर्डर देती है, तो उसको को हम कहते हैं मैंडमस. ठीक है, यहाँ पर हम किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, किस कमांड की बात कर रहे हैं? ऐसा कमांड जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आपको के अगेंस्ट आपको इशू करवाना है. तो आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से कहेंगे कि हमें मैंडमस का रिट इशू कर दीजिए, हमें आपसे ये हम दरखास्त कर रहे हैं कि आप ऑर्डर दे दीजिए, ऐसा कमांड दे दीजिए. अच्छा, किस बात का कमांड दे दीजिए? तो ये कोर्ट तब कमांड देगी जब कोई पब्लिक ऑफिसर, ये केवल पब्लिक ऑफिशियल्स पर लागू होगा, उन्हीं के खिलाफ ये रिट इशू होगा. पूरा पिछला वाला किसी के भी खिलाफ, कोई पब्लिक हो या प्राइवेट इंडिविजुअल है, दोनों के खिलाफ इशू हो सकता है. लेकिन मैंडमस केवल पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ इशू होता है. ऐसे पब्लिक ऑफिशियल्स अगर अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, जो उनकी ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है जो उनकी परफॉर्म करने की, अगर वो उसको नहीं परफॉर्म करते हैं, मना करते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, जबकि वो उनकी एक लॉफुल ड्यूटी है अपने उस ऑफिस को होल्ड करने के नाते, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं. आप कोर्ट से कह सकते हैं कि भाई ये पब्लिक ऑफिसर है, हम इसके पास इस काम से गए और इसने मेरा काम नहीं किया, जबकि उसकी पब्लिक ड्यूटी थी, हमने सारे दस्तावेज उसको दे दिए, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, लेकिन फिर भी वो ये काम नहीं कर रहा है. तो कोर्ट उसको मैंडमस रिट इशू करके कहेगा कि आप इस काम को तुरंत करिए, और उसको वो करना पड़ेगा. कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक टीचर हो सकता है सरकारी स्कूल का, सरकारी ऑफिस का कोई क्लर्क हो सकता है, सरकारी कोई अधिकारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर लॉफुली उसकी वो ड्यूटी बनती है काम करने की और वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा करके मैंडमस का रिट इशू करवा सकते हैं. फिर उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी ही पड़ेगी. Besides public officials, mandamus can be issued against any public body also. पब्लिक बॉडी का मतलब कि एक पूरा कॉर्पोरेशन कोई हो, जैसे नगर निगम है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इनके खिलाफ भी आप मैंडमस का रिट इशू करा सकते हैं. किसी इन्फीरियर कोर्ट के खिलाफ भी रिट इशू हो सकता है, किसी ट्राइब्यूनल के खिलाफ भी हो सकता है. तो ट्राइब्यूनल्स वगैरह हम लोग आगे के लेक्चर्स में डील करेंगे, तब आप समझ जाएंगे. फिलहाल आपको याद रखना है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट मैंडमस का रिट इशू किया जा सकता है अगर वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है. तो
अब हिबियस कॉर्पस, और इसमें आपको एक डिफरेंस बता दिया कि हिबियस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी इशू किया जाता है, जबकि मैंडमस केवल सरकारी मुलाजिम या कहें कि पब्लिक सर्विस करने वाले व्यक्ति के खिलाफ इशू किया जा सकता है। मैंडमस कैन नॉट बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जैसे कि टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट पॉजेस स्टैट्यूटरी फोर्स। अगर कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है और कोई पब्लिक ऑफिसर नहीं कर रहा है, तो कोई डिपार्टमेंट, मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसने अपने क्लर्क को बोला कि आप ये कर दीजिए, और उसने वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया, तो फिर उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। See, the second point says to order someone to work when the kind of work is discretionary and not mandatory. अगर किसी पब्लिक ऑफिसर का, किसी पब्लिक एम्प्लॉय का ड्यूटी ऐसा है कि वो अगर चाहे तो परफॉर्म करे, अगर ना चाहे तो ना परफॉर्म करे, है ना। यानी कभी कभी ऐसा किया जाता है कि किसी पब्लिक ऑफिसर्स को डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है कि अगर उसको लगता है सही कि हाँ ये काम करना चाहिए तो वो करेगा, और नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा। उस केस में आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ मैंडेमस का रिट इशू नहीं किया जा सकता। देन टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऑब्लिगेशन है तो उसके लिए आप रिट इशू नहीं करा सकते। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर आप बाकी के कोर्ट्स में जाइए, जो प्रॉपर कोर्ट्स हैं, जैसे आपको बताया है, पहले लोअर कोर्ट्स में, फिर हाई कोर्ट में, देन आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैंडमस के लिए आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब ये कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने ये जिम्मेदारी ली थी कि हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसने नहीं किया, तो आप उसके लिए मैंडमस इशू नहीं करा सकते। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन है, उसकी लॉफुल ड्यूटी जो बनती है उस पोस्ट पर रहते हुए, उसी के खिलाफ मैंडमस इशू कराया जा सकता है। मैंडमस कान बी इशूड अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स, इन दोनों को इम्यूनिटी प्राप्त है, यानी इनके खिलाफ किसी भी तरह का मैंडमस इशू नहीं कराया जा सकता। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग एज अ जुडिशियल कैपेसिटी, इसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो नॉट बी कॉल्ड फॉर मैंडमस। सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो खुद ही इशू करता है, तो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ नहीं कराया जा सकता है। When issued, they must rest a legal right of applicant। मान लीजिए आप किसी पब्लिक ऑफिस में गए और आपका लीगल राइट है कि आपका वो काम किया जाए, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, तभी वो ऑफिसर जिम्मेदार है, और क्योंकि उसने नहीं किया। अगर आपके सारे दस्तावेज कंप्लीट नहीं है, आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करी हैं, और वो आपको मना कर देता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा आपके लिए, मैं ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करूँगा, तो आप उसके खिलाफ नहीं ले सकते। आप अपने एंड पर सही हैं अगर, और तब आप उस पब्लिक ऑफिसर के, पब्लिक एम्प्लॉय के खिलाफ मैंडमस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ से ही पूरी फॉर्मेलिटीज़ नहीं की गई हैं, तो आप किसी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि इस पब्लिक ऑफिसर ने मेरा काम करने से मना कर दिया। भाई आपके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, आप प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, एक राइट एप्लीकेंट नहीं है, तो आपके लिए वो काम क्यों करेगा। नेचर ऑफ द ड्यूटी मस्ट बी पब्लिक, पब्लिक ड्यूटी के लिए ही मैंडमस इशू होगा। ऐसा नहीं कि कोई पब्लिक ऑफिसर है और लेकिन उसने कोई यानी अपनी पोस्ट के अलावा किसी कैपेसिटी में काम किया और उसके खिलाफ आप मैंडमस लेने जा रहे हैं। मतलब सपोज एग्जांपल कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है, किसी ऑफिस में वो अधिकारी है, और उसकी कोई ड्यूटी बनती है एज अ ऑफिसर ऑफ दैट, एट दैट पोस्ट, लेकिन वो उसको परफॉर्म नहीं करता, तब तो आप मैंडमस इशू करा सकते हैं। लेकिन अगर वही पब्लिक ऑफिसर एक किसी दूसरी कैपेसिटी में, कि मान लीजिए एक शॉपकीपर के तौर पर, एक कस्टमर के तौर पर, एक फादर, एक हस्बैंड के तौर पर कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, मान लीजिए वो अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि उसने कोई जो नेसेसिटी, जैसे देखिए कानून में क्या लिखा हुआ है कि जो भी बेसिक नीड्स होती हैं एक वाइफ की, उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि वाइफ की जो भी ज़रूरतें हैं, उसके मेंटेनेंस का जो जिम्मेदारी है वो हस्बैंड का होता है। अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो सेक्शन 125 के अंदर वाइफ उसको क्लेम कर सकती है कोर्ट में जा कर के। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो पब्लिक ऑफिसर एज अ पब्लिक ऑफिसर जब ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, तभी हम मैंडमस ले सकते हैं। अगर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो कि उसका
एज अ अदर कैपेसिटी, मतलब एक हस्बैंड होने के नाते जो उसकी ड्यूटी थी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वाइफ मैंडामस के लिए नहीं जा सकती है। उसके लिए उसको सीआरपीसी के धाराओं के अंदर ही वो उस पर केस कर सकती है। तीसरी चीज आती है ऑन द डेट ऑफ पिटिशन द राइट विच इज सॉट टू बी इन्फोर्स्ड मस्ट बी सबसिस्टिंग। जब आप पिटिशन डाल रहे हो कोर्ट में मैंडामस की, तो उस समय आपका राइट बनता हो, एक इंडिविजुअल होने के नाते आपका राइट बनता हो कि आपके लिए वो पब्लिक ऑफिसर ऐसा काम करे। अगर आपका राइट ही नहीं बनता है तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगा, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते आप उसको। द रिट ऑफ मैंडामस इज नॉट इशूड फॉर एंटीसिपेटरी इंजरी। एंटिसिपेटरी इंजरी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको ऐसी आशंका है कि आने वाले समय में कोई पब्लिक सर्वेंट आपका काम नहीं करेगा, तो उसके लिए आप अभी से मैंडामस इशू करा लीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंडामस पहले से इशू नहीं किया जाता इन एडवांस कि आपको ये आशंका है कि हम उस पब्लिक एम्प्लॉय के पास जाएंगे, पब्लिक ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो हमारा काम नहीं करेगा, इसलिए हम क्या करें, हम पहले ही कोर्ट में चले जाएं और कह दें कि हमें मैंडामस दे दीजिए कि वो अपना काम कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप पहले जाइए, जब वो मना कर दे करने से तब आप कोर्ट में जाइए। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी इंजरी के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फिलहाल जैसा कि हमने पहले बताया, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हालांकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में से यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि हिबियस कॉर्पस क्या होता है, कब इशू किया जा सकता है, फिर उसके बाद मैंडामस क्या होता है और किस लिए इशू किया जाता है। बस इतना ही आपको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, रोकना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कोर्ट जो कि हायर कोर्ट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये कोर्ट अपनी निचली अदालतों को, यानी कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनको किसी काम को करने से रोकने के लिए, किसी काम को करने से, भाई क्या काम करेगा, कोर्ट है तो केस की सुनवाई करेगा, डिसीजन देगा। तो किसी केस की सुनवाई करने से रोकने के लिए एक रिट इशू कर सकता है, प्रोहिबिशन का रिट। ठीक है, क्यों, अब क्यों मना करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत को क्यों मना करेगा कि आप केस की सुनवाई ना करें? भाई निचली अदालत को बनाया तो केस की सुनवाई करने के लिए ही गया है, तो रोकने का क्या मकसद है? रोकने का मकसद ये है कि हर कोर्ट का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, अपना एक एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है, अपना एक अमाउंट ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है जिसके बाहर वो केस नहीं सुन सकते। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर है, या इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर लेते हैं, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केस को सुनने लगे बिना जुरिस्डिक्शन के, भाई उसका जुरिस्डिक्शन तो केवल इलाहाबाद की कोर्ट तक ही सीमित है ना, इलाहाबाद एरिया तक ही सीमित है, लेकिन अगर वो सपोज कि बनारस का कोई केस सुनने लगे तो वो तो अलग जिला है। अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो केस होना चाहिए उसकी सुनवाई करने लगे, कभी कभी गलती से हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको रोकने के लिए भी तो कोई मेथड चाहिए। तो जब कोई अदालत, जब कोई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर के किसी केस को सुनता है, जैसे कि सिविल कोर्ट्स में क्या होता है कि सबका एक अमाउंट तय होता है कि भाई अगर मुंसिफ की कोर्ट है तो वो 5,000 तक का केस सुन सकेगा, अगर उसके ऊपर का कोर्ट है तो वो 10,000 के केस तक का सुन सकेगा। ऐसे अगर मतलब डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन है, तो मान लीजिए कि किसी मुंसिफ ने 10,000 का केस ले लिया जबकि उसका जुरिस्डिक्शन 5,000 तक के केस का ही सुनने का था, और उसकी सुनवाई वो करने लगा, तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट जो है प्रोहिबिशन इशू कर सकता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है, देखो दो तरह का जुरिस्डिक्शन होता है, एक तो एरिया वाइज जुरिस्डिक्शन, जैसे आपको बताया कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहा है कोर्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया, जो एरिया उसके अंदर में आता है, उस एरिया का ही केस सुन सकता है। दूसरा अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है, या पनिशमेंट जो देने लायक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की सपोज कि सज़ा देने की जो कैपेसिटी है वो केवल 3 साल तक की है मैक्सिमम, और वो किसी ऐसे केस की सुनवाई करना लगता है जहां पर कि सज़ा का प्रावधान कम से कम 7 साल है, यानी कि मर्डर का केस है सपोज, तो वो ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर, उसको उतनी सज़ा देने का राइट ही नहीं है, तो उस केस की सुनवाई कैसे कर सकता है? तो जब ऐसा कोई चीज़ आ जाता है जहां पर कि कोई निचली अदालतें अपने जुरिस्डिक्शन, चाहे वो एरिया का जुरिस्डिक्शन हो, चाहे वो अमाउंट ऑफ मनी का जुरिस्डिक्शन हो, जो कि सिविल कोर्ट्स के मामले में होता है,
या अगर पनिशमेंट का जुरिस्डिक्शन जो उसको दिया गया है कि आप इतनी सजा ही दे सकते हैं मैक्सिमम, उससे बाहर का केस अगर वो सुनवाई करने लगता है तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन की रिट इशू कर देता है जो ऊपर का कोर्ट होता है वो, और निचली अदालत को कहेगा कि आप इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, रोक देगा। और फिर उस केस को प्रॉपर कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा कि भाई ये केस सेशन जज के कोर्ट में जाना चाहिए तो सेशन जज के कोर्ट में भेज दिया। अगर उसको लगता है कि नहीं ये वाला केस जो मुंसिफ सुन रहा है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना चाहिए तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया। इस तरीके से काम होता है। तो प्रोहिबिशन किसी निचली अदालत को अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर के कोई केस सुनवाई अगर वो करता है तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। रेट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। ये किसी पब्लिक अथॉरिटी को इशू नहीं किया जा सकता, यानी किसी एग्जीक्यूटिव को इशू नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी जुडिशियल अथॉरिटी को ही इशू किया जाएगा। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जैसे कि आपको बता दिया है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। व्हेन इज द रिट इशूड, देन आप इसको अगर रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब कोई लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है, ठीक है, वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर एक्सेस जुरिस्डिक्शन में जाकर काम करता है तो उसको रोकने के लिए जो ऊपर की अदालत होती है प्रोहिबिशन का रिट इशू कर देती है। It can be issued if the court acts outside its jurisdiction and after the writ is issued, the lower court is bound to stop its proceeding. अगर ये रिट इशू के खिलाफ इशू हो जाती है तो उसके बाद वो कोर्ट ऐसे केस की सुनवाई तुरंत बंद कर देगा। फिर है सर्चॉररी का रिट। सर्चॉररी के रिट में देखिए, सर्चॉररी का मतलब होता है सर्टिफाई करना। तो सर्टिफाई करने में क्या होता है कि जैसे किसी, ये भी कोर्ट के अगेंस्ट ही इशू होता है। तो कोई अगर मान लीजिए निचली अदालत है, उसने कोई किसी केस की सुनवाई कर ली है और उसमें पनिशमेंट भी सपोज दे दी है, उसमें ऑर्डर भी अपना पास कर दिया है, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, वो ऑर्डर गलत है, वो पनिशमेंट जो उसने दी वो एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन में, मतलब उस कोर्ट को मैक्सिमम पनिशमेंट देने की कैपेबिलिटी केवल 3 साल की सज़ा थी, लेकिन उसने उसको दे दिया 5 साल की सज़ा। उसके ऊपर 10 लाख का चालान लगा दिया या वो लगा दिया, फाइन लगा दिया, जबकि उस कोर्ट की कैपेसिटी, उसका जुरिस्डिक्शन केवल 2 लाख तक के चालान का ही था। तो ये भी एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है। इस केस में भी जो हायर कोर्ट्स होंगी वो लोअर कोर्ट को रोक सकती हैं ऐसा करने से। रोक क्या सकती हैं, यहाँ पर रोकने की बात नहीं, यहाँ पर उनके ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती हैं। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि प्रोसीडिंग चलती रहती है, केस चल रहा है अभी निचली अदालत में और उसकी सुनवाई को रोक दिया है कि इसकी सुनवाई आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। जबकि जो सर्चॉररी का रिट है, इसमें निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी होती है और उस फैसले को उसने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके सुना दिया है। उस फैसले को क्वैश करना है, क्वैश करना मतलब इनवैलिड डिक्लेयर करना है, गलत डिक्लेयर करना है, तो वो सर्चॉररी के रिट में के थ्रू किया जा सकता है। यानी सर्चॉररी के रिट में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो निचली अदालतों के फैसले को सर्टिफाई करती हैं कि उसने सही फैसला दिया है, अपने जुरिस्डिक्शन में रह के दिया है या नहीं दिया है, इस बात को सर्टिफाई किया जाता है। बाकी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं। जब कोई कोर्ट बिना जुरिस्डिक्शन के या एक्सेस जुरिस्डिक्शन में कोई फैसला दे देता है, जब नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वॉयलेट करते हुए कोई फैसला सुना दिया जाता है निचली अदालत के द्वारा, या अगर जो प्रोसीजर है कोई डिसीजन देने का उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, या जजमेंट में कोई गलती है जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रही है, तो ऊपर की अदालतें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजमेंट को क्वैश कर सकती हैं, नलीफाई कर सकती हैं, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती हैं। लास्ट जो हमारा रिट है ये क्यो वारंटो है। वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक अथॉरिटी ने अपने पोस्ट को होल्ड करके रखा है, जिस ऑफिस में वो बैठा है, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है, सरकारी पोस्ट पर, अगर उसने वो पोस्ट गलत तरीके से हासिल की हुई है, बिना किसी वैलिड अपॉइंटमेंट के होल्ड की हुई है, तो उसको उस पोस्ट से हटाने के लिए को वारंटो का रिट इशू किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पब्लिक ऑफिसर की रिटायरमेंट की एज थी 42 साल, लेकिन वो 43 साल का हो गया है और अभी भी उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, उसने रिटायरमेंट नहीं लिया है, तो
तो और कोई व्यक्ति चला जाता है, कंप्लेन कर देता है कि ये पब्लिक ऑफिसर जो आप जो है अपनी पोस्ट से इस्तीफा दीजिए, इस पोस्ट को छोड़ दीजिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी नौकरी का किसी ने फॉर्म भरा, जैसे आप सुनते हैं कि भाई घूस लेकर के अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, तो और किसी ने कंप्लेन कर दिया कि नहीं, इसकी जो नौकरी है वो उसने घूस लेकर ली है, इसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इसने एग्ज़ाम नहीं दिया, इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है प्रॉपर, और बाद में ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं, आप जानते हैं। तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, कोवारंटो की पटिशन डाल दी कि हाँ, इसको इसके पोस्ट से हटाया जाए। तो कोर्ट उससे पूछेगा कि भाई अपना दिखाओ, एडमिट कार्ड दिखाओ, जो एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड लेके आओ, अब आपका रोल नंबर क्या था, आपका पूरा डिटेल दीजिए। फिर आयोग से मांगेगा जिसने वो एग्ज़ाम कराया है कि आप इनके बारे में सारी डिटेल निकाल के दीजिए, कॉपी कब चेक हुई, कितने नंबर आया, कितनी मेरिट में आया, कब इनको अपॉइंटमेंट का लेटर दिया गया, कहाँ है वो अपॉइंटमेंट का लेटर, किस ऑफिसर ने साइन किया, उससे पूछताछ करेगा। अगर सही है तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ होगा प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर से, तो उसको उसकी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उसको नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया जाएगा। तो ये सारे हमारे रिट्स थे। इनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हैं, लेकिन हम लोगों के काम की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग उनको कवर नहीं करेंगे। आप जो है इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें ज़रूर पूछ लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, या आप लाइव डिस्कशंस के दौरान इनको क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जय नारायण।